ओके, ऑब्जेक्टिव्स हम पहले भी देख चुके थे अपने लेक्चर के। इसमें ये जो पहला ऑब्जेक्टिव था कन्वर्जन क्या होती है ये भी हम कर चुके हैं। जो मोल बैलेंस इक्वेशंस थी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन एक्स तमाम रिएक्टर्स के लिए वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और टू साइज द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स इस रिलेशन के साथ इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन वो भी हम कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ रह गया है कि हम कंपेयर करेंगे CSTR और PFR के साइजेस को। ये भी हमने कुछ पार्शली देख लिया था। जो उसके बाद फाइनली इसको हम मज़ीद थोड़ा डिटेल से देख लेंगे। और फिर उसके बाद ये 2 ऑब्जेक्टिव हमारे रह गए हैं कि डिसाइड करना कि बेस्ट अरेंजमेंट रिएक्टर्स की सीरीज़ में लगाने के लिए कौन सी है। यानी पहले PFR लगाएं, फिर CSTR लगाएं, फिर एक और PFR लगाएं, या पहले एक CSTR लगाएं, फिर PFR लगाएं, फिर CSTR लगाएं, कौन सी अरेंजमेंट लगाएं इसको हम देखेंगे। और उसके बाद टू कैलकुलेट द ओवरऑल कन्वर्जन एंड रिएक्टर वॉल्यूम्स फॉर रिएक्टर्स अरेंज्ड इन सीरीज़ की। अगर सीरीज़ के अंदर हमने रिएक्टर्स लगाए हुए हैं तो ओवरऑल कन्वर्जन क्या है और वॉल्यूम्स क्या हैं, ये हम जो है ना आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया हुआ, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे चल के यूज़ होगा, जो कि है स्पेस टाइम एंड स्पेस वेलोसिटी। ये हम फाइनली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। लेकिन अभी आज के अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर रिएक्टर्स इन सीरीज़ और ये साइजिंग कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर्स। ये हम सारा कर चुके थे और इससे रेलिवेंट ये एग्जांपल्स भी देखी थी। अब हम आ जाते हैं रिएक्टर्स इन सीरीज़ की तरफ। अच्छा, many times reactors are connected in series so that the exit stream of one reactor is the feed stream for another reactor। कि रिएक्टर्स को सीरीज़ के अंदर अरेंज कर देते हैं, जो पहले रिएक्टर में से आउटपुट निकलता है वो दूसरे रिएक्टर का इनपुट बन जाता है। When this arrangement is used, it is often possible to speed calculations by defining conversion in terms of location at a point downstream rather than with respect to any single reactor। अब जब इस तरह के अरेंजमेंट हो गए, रिएक्टर सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, एक रिएक्टर से जो स्ट्रीम एग्जिट हो रही है वो किसी दूसरे रिएक्टर के अंदर एंटर हो रही हो, अगर इस तरह की सिचुएशन की हमें कैलकुलेशंस करनी हो तो हम क्या करते हैं, स्पीडी कैलकुलेशंस करने के लिए जल्दी से कैलकुलेशन हमारी हो जाए, हम क्या करते हैं, हम कन्वर्जन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एट अ पॉइंट। यानी कि जो कन्वर्जन पहले रिएक्टर के बाद क्या है, दूसरे रिएक्टर के बाद क्या है और तीसरे रिएक्टर के बाद क्या है, इस तरह हम जो है ना कन्वर्जन को चेक करते हैं। इस तरह नहीं करते कि पहले रिएक्टर के बाद ये थी और बाकियों का हमें नहीं पता, या ये नहीं है कि सिर्फ आखिरी रिएक्टर में से जो कन्वर्जन आई है उसको लेकर हम पहले 2 की भी कैलकुलेशन करें, इस तरह नहीं है। बल्कि हम क्या करते हैं कि हर रिएक्टर के बाद अलग-अलग कन्वर्जन जो है ना उसको हम नोट करते हैं कि हर रिएक्टर के बाद कितनी कन्वर्जन हुई। दैट इज द कन्वर्जन x ऑफ दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट हैव रिएक्टेड अप टू दैट पॉइंट। ये दैट पॉइंट का मतलब है रिएक्टर के हर रिएक्टर के एंड पे, पर मोल ऑफ A फेड टू द फर्स्ट रिएक्टर। जो फीड है वो पहले रिएक्टर के अंदर लेनी है हमने। यानी कि अगर यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं इसको कहूँ कि पहले रिएक्टर के बाद कन्वर्जन आई का मतलब 1 का मतलब पहले रिएक्टर के बाद कन्वर्जन इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अप टू पॉइंट आई, यानी पहले रिएक्टर के अंदर कितनी कन्वर्जन हुई डिवाइडेड बाय फीड जो कि फर्स्ट रिएक्टर के अंदर आ रही है। मोल्स ऑफ ए फेड टू द फर्स्ट रिएक्टर, ये पहले रिएक्टर की हो जाएगी। अब अगर हम दूसरे रिएक्टर, ये आई को मैं 2 कहूँ, तो दूसरे रिएक्टर के अंदर जो कन्वर्जन है वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अप टू पॉइंट 2, यानी पहले और दूसरे रिएक्टर दोनों को मिलाकर टोटल कितनी कन्वर्जन हुई है। जब हम यहाँ पे 2 कहेंगे इसका क्या मतलब है कि पहले और दूसरे रिएक्टर दोनों को मिलाकर टोटल कितने मोल्स ऑफ ए रिएक्ट किए हैं डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए फेड टू द फर्स्ट रिएक्टर। डिनोमिनेटर के अंदर फर्स्ट रिएक्टर ही रहना है, लेकिन जो न्यूमरेटर है ऊपर, इसमें क्या होगा, अगर तीसरे रिएक्टर का देखना है तो
पहले रिएक्टर में कितनी कन्वर्जन हुई प्लस दूसरे रिएक्टर में कितनी कन्वर्जन हुई प्लस तीसरे रिएक्टर में कितनी कन्वर्जन हुई, तीनों को मिलाकर हम काउंट करेंगे न्यूमरेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर जो फीड है वो पहले की ही रहेगी। ठीक है, वजह कि ये जो ना हमारा वही जो मैंने बताया था कि एग्जाम के अंदर आपने जब जो ना अपने परसेंटेज काउंट करनी है तो नीचे जो ना टोटल आप रखते हो, ऊपर जो ऑब्टेन्ड होता है, जो टोटल है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फीड रेट आपका जो आ रहा है पहले रिएक्टर के अंदर उसकी बेस पे आपने जो ना टोटल कन्वर्जन निकालनी होती है, बेशक वो पहले रिएक्टर के बाद हो, बेशक दूसरे के बाद, बेशक तीसरे के बाद। However, this definition can only be used when the feed stream only enters the first reactor. अब ये जो कंडीशन है, ये जो पिछले हमने फॉर्मूला देखा है अभी जी, ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है भाई, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कन्वर्जन की, ये किस केस में थी कि सिर्फ पहले रिएक्टर के अंदर जो ना इनपुट स्ट्रीम आ रही है हमारी फीड, किसी और जगह से फीड नहीं आ रही है। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरे रिएक्टर के अंदर भी एक फीड की लाइन है और तीसरे रिएक्टर में भी एक फीड की लाइन है, ऐसा नहीं है, सिर्फ पहले रिएक्टर के अंदर आ रही है फीड की लाइन। तो इस बेस पे वो पिछली वाला जो फॉर्मूला था वो था हमारा, द मोलर फ्लो रेट ऑफ ए एट पॉइंट आई इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ ए फेड टू द फर्स्ट रिएक्टर माइनस ऑल द मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड अप टू पॉइंट आई। ये बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है कि भी हमारे पास कितने मोल्स अनरिएक्टेड बाकी रह गए, इस तरह फाइंड करते हैं। शुरू में हमने कितने मोल्स दिए थे माइनस कितने रिएक्ट कर गए, तो बाकी जो बच जाएंगे वो आ जाएंगे। वही फार्मूला है कि पहले रिएक्टर के बाद कितने मोल्स अनरिएक्टेड रह गए, I1, मैं I1 के लिए बता रहा हूँ ये वाला फार्मूला अभी। I1 का मतलब पहले रिएक्टर के बाद जो एग्जिट स्ट्रीम निकलेगी उसके अंदर कितना अनरिएक्टेड A होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल जो रिएक्टर A के अंदर फीड किया था वो वाले फीड माइनस जितना रिएक्ट कर गया, तो बाकी क्या बच जाएगा, अनरिएक्टेड। जाहिर सी बात है, जब हम 2 कर देंगे कि दूसरे रिएक्टर के बाद कितना अनरिएक्टेड A बचा है हमारे पास, तो वो क्या होगा, पहले रिएक्टर के अंदर जितनी फीड दी थी उसमें से माइनस कर देंगे दोनों रिएक्टर्स की कन्वर्जन, तो बाकी कितना बच जाएगा, अनरिएक्टेड, एंड सो ऑन। फॉर द रिएक्टर्स शोन इन फिगर 2, 3, x1 एट पॉइंट I1, यानी कि पहले रिएक्टर के बाद कन्वर्जन x1 है, दूसरे रिएक्टर के बाद कन्वर्जन हमारी x2 है, और इसी तरह तीसरे रिएक्टर के बाद हमारी कन्वर्जन x3 है। ये फिगर ये दिखाई हुई हमारी, यानी ये पहला रिएक्टर, इसके अंदर FA0, और यहाँ पर हमारे पास जो कन्वर्जन हुई है पहले रिएक्टर के बाद वो कितनी हुई है, x1, यानी कि क्या लोगे 30% कन्वर्ट हुआ है अभी, और जो अनरिएक्टेड है वो FA1 है। अब ये किसको चला जाएगा, दूसरे रिएक्टर को। दूसरे रिएक्टर के अंदर I2 का क्या मतलब कि इसके आउटपुट पे कितना अनरिएक्टेड A है और कितनी कन्वर्जन है। इसी तरह तीसरे रिएक्टर के बाद कितनी कन्वर्जन है, कितना अनरिएक्टेड रह गया। तो जो हमने कन्वर्जन लेनी होती है वो रिएक्टर के बीच में या यहाँ पे नहीं लेते, बल्कि हर एग्जिट स्ट्रीम के बाद हम चेक कर रहे होते हैं कि कितनी कन्वर्जन हो गई। To demonstrate these ideas, let us consider 3 different schemes of reactors in series: 2 CSTRs, 2 PFRs, and then a combination of PFRs and CSTRs in series. To size these reactors, we shall use laboratory data that give the reaction rate at different conversion. अब ये एग्जाम्पल्स के बारे में बता रहे हैं कि हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, अभी एक आगे आने वाली है, उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा है विद कन्वर्जन वो हमने किसी लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा वहाँ से लिया गया है वो सारा डेटा। सबसे पहले हम आ जाते हैं CSTR इन सीरीज। अगर CSTR सीरीज में लगे हुए हों, ठीक है, तो किस तरह हम जो ना काम करते हैं। द फर्स्ट स्कीम टू बी कंसिडर्ड इज द 2 CSTRs in series shown in figure 2.4. For the first reactor, the rate of disappearance of A is minus RA1 at conversion x1. ये देखो, ये हमें दिखाया हुआ है कि 2 CSTR हमारे लगे हुए हैं। पहले CSTR के बाद जो कन्वर्जन है वो x1 यानी कि 40% है, और दूसरे के बाद 80%। इस 80% का मतलब ये नहीं है इस अकेले ने 80% किया है, बल्कि
40% पहले कन्वर्ट हो चुका था, 40 मजीद कन्वर्ट होकर टोटल 80 बना है, ये मतलब है इसका। और अनरिएक्टेड यहाँ पे FA1 था और यहाँ पे अनरिएक्टेड FA2 है। अब अ मोल बैलेंस ऑन रिएक्टर 1 गिव्स, मोल बैलेंस जनरल इक्वेशन क्या होती है, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू 0। अब इन क्या है पहले रिएक्टर के अंदर, ये देखो FA0, तो ये देखो FA0 माइनस आउट कितना है FA1, तो ये देखो FA1, जनरेशन कितनी है RA1 टाइम्स V1, ये हमारा मोल बैलेंस पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए हैं। मोल बैलेंस हमने सिंपली अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब यहाँ से मोलर फ्लो रेट ऑफ A एट पॉइंट वन कौन सा है, एग्जिट ऑफ फर्स्ट रिएक्टर। यहाँ पे हमारा जो मोलर फ्लो रेट है वो क्या होगा, FA1 इज इक्वल टू, कैसे आएगा, इस FA1 को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो फीड किया गया था फ्लो रेट वो माइनस उस फीड में से जितना कन्वर्ट हो गया, तो क्या बच जाएगा, अनरिएक्टेड। कंबाइनिंग इक्वेशंस 219 एंड 220, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंबाइन करो और रीअरेंज करो, तो क्या होगा, यहाँ से हम क्या निकालते हैं कि RAV1, तो ये क्या होगा, ये दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे चली जाएंगी। फिर इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ये खुद से जो है ना निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, ना निकले तो मेरे पास आ जाना, मैं ये सॉल्व करवा दूंगा। अगर इसको ऐसे भी देख लो, अगर ये है RA1V1, ये FA1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी अरेंज करो, जिस तरह यहाँ पे अरेंज किया है, दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। In the second reactor, the rate of disappearance of A is minus RA2 is evaluated at the conversion of the exit stream of reactor 2 which is X2। यानी कि मतलब कि जो पहले रिएक्टर के लिए काम किया है ना हमने, एग्जैक्टली यही काम हम दूसरे रिएक्टर के लिए भी करेंगे। अब दूसरे रिएक्टर के लिए जो हमारा मोल बैलेंस है वो क्या है, इनपुट टू द फर्स्ट रिएक्टर। ये देखो ये क्या था, ये असल में था हमारे रिएक्टर 1 का आउटपुट। रिएक्टर 1 का आउटपुट सेकंड रिएक्टर का क्या बन जाएगा, इनपुट, तो ये इन बन गया, माइनस ये वो स्ट्रीम है जो कि हमारे रिएक्टर 2 से आउट आ रही है, प्लस RA2V2, ये हमारा मोल बैलेंस आ गया। उसके बाद जो अनरिएक्टेड A2 रह गया वो क्या होगा कि अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्टर 2 इज इक्वल टू, जो पहले रिएक्टर के अंदर टोटल मोल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे वो, उन टोटल में से सेकंड रिएक्टर के बाद टोटल कितना कन्वर्ट हो गया वो माइनस कर दो, तो अनरिएक्टेड आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पर कंबाइन करो और रीअरेंज करो तो हमारे पास V2 आ जाएगा, FA1 माइनस FA2 ओवर माइनस RA2, यानी कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो हमारे पास V2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो V2 है ये क्या बन गया, FA1 माइनस FA2। FA1 इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, रिएक्टर 1 से, कि ये क्या है, अनरिएक्टेड ऑफ रिएक्टर 1, ये क्या है, अनरिएक्टेड ऑफ रिएक्टर 2। जो अनरिएक्टेड ऑफ रिएक्टर 1 था वो क्या था, टोटल जो A को फीड किया गया माइनस जितना रिएक्ट कर गया। इसी तरह माइनस टोटल पहले के अंदर जो फीड हुआ वो, और दूसरे के एग्जिट तक जितना टोटल कन्वर्ट हुआ वो माइनस कर देंगे तो दूसरे का हमारे पास अनरिएक्टेड आ जाएगा। तो ये वैल्यूज जो हमने लिखी है, ये एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल टू FA0 ओवर RA2 X2 माइनस X1। ये मेरे ख्याल मल्टीप्लाई होना था, यहाँ पे ये मिस्टेक है। अभी आगे जो है ना एग्जाम्पल आएगी उसके अंदर होपफुली ये ऊपर ही होगा। फॉर द सेकंड CSTR, recall that minus RA2 is evaluated at X2 and then use X2 minus X1 to calculate V2। कि सेकंड CSTR के लिए जो इन सिर्फ वेरिएबल्स को बताया हुआ है कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है। RA2 क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन एट X2 एंड देन यूज X2 minus X1 to calculate V2। In the examples that follow, we shall again use the molar flow rate of
ए यूज एग्जाम्पल 2.1, यानी कि ये बता रहा है कि जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, उसके अंदर जो मोलर फ्लो रेट है ए का, वो कौन सा होगा? जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोलर फ्लो रेट लिया था वो ये था, FA0 0.4 मोल ऑफ ए पर सेकेंड। जो हमने पहले दो एग्जाम्पल सॉल्व की थी उसके अंदर FA0 ये लिया था ना, तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं उनमें भी हमारा यही हमने कंसिडर करना है, मोलर फ्लो रेट। तो ये देखो, for the two CSTRs in series 40% conversion is achieved in the first reactor. What is the volume of each of the two reactors necessary to achieve 80% overall conversion of the entering species A? ओवरऑल कन्वर्जन 80% चाहिए, पहले के अंदर कितनी है? 40% है, ये उसने हमें बता दिया। ये हमें डेटा गिवन है कि x जो है कन्वर्जन 0 है, 0.1, 2, 4, 6, 7 और 0.8, और इसके अगेंस्ट जो हमारा लेवेन स्पिल प्लॉट जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था, FA0 ओवर माइनस RA, ये क्या था? 0 के अगेंस्ट 0.89, 0.1 के अगेंस्ट ये, इसी तरह चलते चलते 0 पॉइंट के अगेंस्ट ये हमारा जो है FA0 ओवर माइनस RA है। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का डेटा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं रिएक्टर 1 के ऊपर। रिएक्टर 1 के अंदर उसने बताया है क्वेश्चन के अंदर के कितनी है कन्वर्जन? 40%। तो ये देखो x कितना आ गया? 40%। देन जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना होगा? FA0 ओवर माइनस RA1 एट x इज इक्वल टू 0.4। ये ऑलरेडी हमारे पास जो ना हम करके आए हुए हैं। ये कितना है? 2.05 क्यूबिक मीटर। ये देखो 2.05 क्यूबिक मीटर ये दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही, सॉरी ये। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम हमें फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? FA0 ओवर माइनस RA1 मल्टीप्लाइड बाई x1। FA0 ओवर माइनस RA1 और x1 ये दोनों की दोनों, यानी ये पहले टर्म भी और ये दूसरे टर्म भी कहाँ से आएंगे हमारे पास? इस टेबल से। ये x आ गया, ये FA0 ओवर माइनस RA आ गया। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 820 क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद जो हमारा रिएक्टर 2 है उसके अंदर कन्वर्जन कितनी है? 0.8 टोटल कन्वर्जन ओवरऑल, और इसके अगेंस्ट 0.8 के अगेंस्ट जो FA0 ओवर माइनस RA है ये कितना है? 8। तो इसको और इसको यूज करते हुए जो ये फार्मूला है, अगेन एग्जैक्टली यही फार्मूला यूज करेंगे, सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि कन्वर्जन वाली टर्म डिफरेंट होगी हमारी। ये देखो जरा आप आगे, ये कन्वर्जन वाली टर्म डिफरेंट है क्योंकि सेकंड रिएक्टर के अंदर जो कन्वर्जन है वो कितना होगा? x2 माइनस x1, यानी कि दूसरे रिएक्टर के अंदर 40% कन्वर्जन अचीव हो रही है। जो 80% है, 80% का मतलब है कि पहले रिएक्टर और दूसरे रिएक्टर की कन्वर्जन मिलाकर 80%। पहले के अंदर कितनी हुई है? 40%, तो दूसरे के अंदर भी कितनी होगी? 40%, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 80%। तो जो सेकंड रिएक्टर है हमारा उसकी कन्वर्जन कितनी होगी कि टोटल में से पहले वाले रिएक्टर के अंदर जो कन्वर्जन हुई थी वो माइनस कर दो, तो सेकंड रिएक्टर की कन्वर्जन आ जाएगी हमारे पास FA0 ओवर माइनस RA। ये टेबल में से हमने ले ली ये 8.0 और x2 माइनस x1 0.8 माइनस 0.4, तो ये 3200 क्यूबिक डेसीमीटर। और यहाँ पर देखो ये लेवेन स्पिल प्लॉट भी बनाया हुआ है। इसी तरह के लेवेन स्पिल प्लॉट हमने पहले दोनों एग्जांपल्स के अंदर भी पढ़े थे। अब हमारे पास जो पहला CSTR है, पहले CSTR के अंदर जो हमारी कन्वर्जन है वो कितनी थी? 40%। और जो हमारा वो था क्या कहते हैं FA ओवर माइनस RA वो कितना था? 2.03। तो ये रेक्टेंगल जो बनेगी हमारी, जो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? हमारा पहले रिएक्टर का साइज। उसके बाद दूसरे रिएक्टर के अंदर जब हम जाते हैं, ये दूसरे रिएक्टर के लिए ये वाला एरिया, इसके अंदर देखो कि टोटल कन्वर्जन दूसरे रिएक्टर के अंदर कितनी आई है? 0.8 में से 0.4 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा? 0.4, यानी कि दूसरे के अंदर भी 40% कन्वर्जन अचीव हो रही है।
दूसरे के, ये याद रखना है यहाँ पे, ये चीज समझने वाली है कि दूसरे रिएक्टर के अंदर 80% कन्वर्जन नहीं है, दूसरे रिएक्टर के बाद टोटल कन्वर्जन 80% है। टोटल कन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन इन 1 प्लस कन्वर्जन इन 2। अब ये अगर खाली दूसरे की बात करें तो 0.8 माइनस 0.4 कितना बन जाएगा, 0.4, यानी कि 40%। तो अगर अकेले दूसरे रिएक्टर की बात करें तो इसमें भी 40% कन्वर्जन ही अचीव हो रही है। तो ये 0.4 दिस, और जो हमारा FA ओवर माइनस RA है वो कितना है, 8, ये दिया हुआ 8, ये देखो 8 यहाँ पे। तो ये 0.8 और 8 के साथ जो रेक्टेंगल बनेगी, इसका जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड रिएक्टर का एरिया। अब टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं, वो क्या होगा, पहले रिएक्टर का वॉल्यूम प्लस दूसरे रिएक्टर का वॉल्यूम, तो ये कितना बन जाएगा, 4200 क्यूबिक डेसीमीटर। इन केस ऑफ 80% कन्वर्जन इन अ सिंगल CSTR। अच्छा, ये तो हमने 2 CSTR को लगाकर जो है लिया है एरिया, जो टोटल वॉल्यूम आता है रिएक्टर का। अगर हम सिंगल CSTR के अंदर ही 80% अचीव करना चाहें तो कितना होगा एरिया, वॉल्यूम रिएक्टर का, 6400 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसको और इसको कंपेयर करो कि अगर हम 2 रिएक्टर्स लगाते हैं CSTR, 2 CSTR सीरीज के अंदर लगाते हैं तो हमें कम वॉल्यूम चाहिए रिएक्टर का, और अगर सिंगल CSTR यूज करते हैं तो ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। ज्यादा वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्यादा आयरन या ज्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए होगा, और इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए होगा। तो प्लांट को इकोनोमाइज करने के लिए क्या बेहतर है कि 2 CSTRs को लगा के 40% एक में अचीव कर लो और 40% दूसरे में, बजाय इसके कि एक ही रिएक्टर के अंदर 80% कन्वर्जन अचीव करो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं PFR की तरफ। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो PFR होती है ना, वो क्या होती है, हमारी एक ट्यूब की तरह होता है ना PFR, उसके अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये PFR को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 5 हिस्सों में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब क्या हो रहा है कि ये काइंड ऑफ CSTR हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। पहले एलिमेंट के बाद जो आउटपुट निकल रहा होगा वो दूसरे का इनपुट बन रहा होगा, जो दूसरे से आउटपुट निकल रहा होगा वो तीसरे का इनपुट बन रहा होगा। तकरीबन ये वाली सिचुएशन बन जाएगी जो नीचे दिखाई हुई है। ठीक है, हम करते क्या है कि पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक जो टोटल कन्वर्जन है वो 80% है, CSTR की तरह ही। ठीक है ना, जिस तरह CSTR के अंदर था वैसे ही 80% था, यहाँ पर भी हम 80% ही रखते हैं क्योंकि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं चीज़ों को असल में। ठीक है, तो ये हमारे पास, हम इसको एज्यूम ये कर लेते हैं कि जो हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर है ना पूरा एक सिंगल, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ क्या बन जाएगा, एक तरह का CSTR बन गया कि एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे और चौथे से 5वें में। और कन्वर्जन चूंकि हमने CSTR 2 CSTR के केस में 80% ली थी, यहाँ पे भी हम 80% कन्वर्जन ही एज्यूम कर लेते हैं। अब ये देखो, हमने यहाँ पे क्या किया कि 5 मुख्तलिफ हमने जो है ना वो CSTR के एरियाज ले लिए। पहला CSTR हम एज्यूम कर लेते हैं 0.35 कन्वर्जन पे, दूसरा CSTR टोटल कन्वर्जन ऑफ 53%, तीसरा CSTR टोटल कन्वर्जन 65%, चौथे के बाद 74 और 5वें के बाद 80% कन्वर्जन अचीव हो गई। अगर तो हम करें CSTR का एरिया, तो CSTR के एरिया किस तरह आएंगे, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, रेक्टेंगल्स। इन सारी रेक्टेंगल्स का जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, CSTRs का एरिया। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्लग फ्लो है अगर उसकी बात करें तो वो क्या होगा, वो एरिया अंडर दी कर्व होगा। वो क्या होगा, एरिया अंडर दी कर्व। तो ये जो कर्व के अंदर अंदर एरिया है, ये वाला पहले PFR का एरिया हो गया, ये कर्व के अंदर अंदर ये दूसरे PFR का एरिया हो गया है, कर्व के अंदर अंदर तीसरे PFR का एरिया, इसी कर्व के अंदर। अब देखो, जो CSTR के अंदर अगर हम देखें और PFR को देखें तो ये जो कर्व से ऊपर वाले एरियाज हैं ना, छोटे छोटे से, ये छोटे छोटे से, ये वाले, ये वाला, ये छोटे छोटे एरिया सिर्फ एक्स्ट्रा जा रहे हैं CSTR के केस में। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, वी नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, द टोटल वॉल्यूम टू अचीव 80% कन्वर्जन फॉर अ 5 CSTR ऑफ इक्वल वॉल्यूम इन सीरीज इज रफली द सेम एज वॉल्यूम ऑफ PFR। सिर्फ ये थोड़ा सा एडिशनल एरिया जा रहा है
5 CSTR को जो है ना सीरीज में लगा दो या एक सिंगल PFR लगा दो, तकरीबन तकरीबन जो है ना एक ही बात है, ये मीनिंग है इसका। ये एक मिनट, किसने भिजवाई है? डॉक्टर जावेद साहब ने भिजवाई है। हाँ, तो खाने की चीज़ पड़ी हुई है, बिस्किट वगैरह। बिस्किट चलो ठीक, सही कहें तो ले आता हूँ। नहीं नहीं, चीनी डली हुई है, चीनी बस ठीक है, डाली है, चीनी हला लीजिए। अच्छा ठीक है, खत्म। ओके, तो एज वी मेक द वॉल्यूम ऑफ ईच CSTR, क्या चीज़? सर उसकी बात क्लियर नहीं हुई है जो अभी आपने कही, 5 PFR लगा दो या एक CSTR लगा दो। ना 5 CSTR या एक PFR। यस, ये सबसे किस तरह आपने समझाया दोबारा रिपीट करें। एक मिनट यहाँ पर देखो जरा, अगर हम 2 CSTR लगा रहे हैं, ठीक है, 2 CSTR के अंदर देखो कि पहले CSTR का एरिया जो है, अगर हम PFR की बात करें इस एग्जांपल के अंदर, तो PFR का एरिया क्या होगा? ये एरिया अंडर दी कर्व होगा, ठीक है ना? ऐसे ही है ना कि PFR क्या होता है कि एरिया अंडर दी कर्व। अब CSTR और PFR को 2 CSTR के केस में जरा कंपेयर करो, तो ये देखो कितना सारा वॉल्यूम एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है, ये ज्यादा वॉल्यूम है हमारा। तो क्या मतलब हुआ कि अगर 2 CSTR लगाते हैं तो PFR के मुकाबले में एक सिंगल PFR का मतलब यहां से लेकर और यहां तक का एरिया, ठीक है, तो ये देखो कितना सारा एडिशनल एरिया जा रहा है हमारा, और ये एडिशनल एरिया कौन सा है? CSTR का वॉल्यूम। यानी हमें CSTR अगर 2 लगाने हैं तो ज्यादा वॉल्यूम चाहिए बानिस्बत PFR के। अगर 2 CSTR के अंदर 80% कन्वर्जन अचीव करनी है और वही 80% एक सिंगल PFR में करनी है, तो CSTR अगर तो 2 लगाना है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको एक्स्ट्रा चाहिए। ये देखो, ये एक्स्ट्रा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये इतना सारा एक्स्ट्रा, इसी तरह ये वाला। लेकिन अगर हम CSTR के नंबर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं CSTR, तो देखो थोड़ा सा वॉल्यूम ये आ गया, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये और थोड़ा ये। तो जो डिफरेंस है CSTR के एरिया का और PFR के एरिया का, वो कम होता जाएगा। अगर हम मजीद छोटे छोटे CSTR लगा दें, एक CSTR यहाँ तक का हो जाए, एक यहाँ तक का हो जाए, एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, एक यहाँ तक का, तो ये जो ऊपर जो एरियाज जा रहे हैं ना हमारे, ये छोटे होते जाएंगे। तो जो CSTR अगर बहुत सारे लगाएंगे सीरीज में, तो वो एक सिंगल PFR के इक्वल बनेंगे। ये समझ आइए अब कि अगर बहुत सारे CSTR सीरीज के अंदर लगाएंगे तो टोटल वॉल्यूम जो CSTRs का होगा वो एक सिंगल PFR के इक्वल बनेगा। ये मतलब है, यानी अगर CSTR क्वांटिटी के अंदर कम करते जाओगे तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा PFR के मुकाबले में। ये यहाँ पर उसने कहा है, एज वी मेक द वॉल्यूम ऑफ ईच CSTR स्मॉलर and increase the number of CSTRs, the total volume of CSTRs in series and the volume of the PFR will be identical। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला एरिया ये कम होता जाएगा ज़्यादा CSTR बढ़ाने से। जब ये एरिया कम होता जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि PFR और CSTR का एरिया तकरीबन एक जितना हो जाएगा हमारा। That is, we can model a PFR with a large number of CSTRs in series। अगर मॉडलिंग के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे CSTR सीरीज में लगाने का मतलब यही है कि हमने एक PFR लगाया हुआ है। दिस कंसेप्ट ऑफ यूजिंग मेनी CSTRs इन सीरीज टू मॉडल अ PFR विल बी यूज्ड लेटर इन अ नंबर ऑफ सिचुएशंस सच एज मॉडलिंग, कैटलिस्ट, डीके। ये आगे चल के जो चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर है ये वाले डिस्कशन। ओके, अब हम क्या करते हैं? अभी तो हमने देखा कि 2 हमने लगाए थे CSTR इन सीरीज, अब हम क्या लगा रहे हैं? 2 PFRs इन सीरीज, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट ज़रा मैं भी बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा, ये देखो कि 2 PFR हमने सीरीज के अंदर लगा दी। वी सॉ दैट 2 CSTRs इन सीरीज gave a smaller total volume than a single CSTR।
टू अचीव द सेम कन्वर्जन। जब हमने 2 CSTR लगाए और 1 CSTR लगाया तो हमने क्या देखा था, ये देखो दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लो इसको, कि 2 CSTR लगाए तो वॉल्यूम थोड़ा था और 1 CSTR लगाया तो वॉल्यूम ज़्यादा ज़रूरत थी। अब अगर हम ये काम PFR के केस में करेंगे तो क्या होगा, दिस केस डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर 2 प्लग फ्लो रिएक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन PFRs के केस में ऐसा नहीं है कि 2 लगाएंगे तो थोड़ा वॉल्यूम चाहिए, 1 लगाएंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। PFRs के केस में वैलिड नहीं है। क्यों, उसको यहाँ से देख लो कि जो टोटल वॉल्यूम होगा एक सिंगल CSTR का वो क्या होगा, 0 टू टोटल कन्वर्जन ऑफ 80% यानी कि x2। किस तरह निकालेंगे, FA0 dx ओवर माइनस RA। लेकिन अगर हम x2 को 2 PFRs के अंदर जो ना डिवाइड कर दें कि 40% एक के अंदर अचीव हो और 40% बाकी का दूसरे में अचीव हो, तो ये 2 इंटीग्रल्स का समीशन बन जाएगा। ये जो एक सिंगल इंटीग्रल है ये 2 इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 40% पहले के अंदर कन्वर्जन और 40% दूसरे के अंदर कन्वर्जन। अब ये जो हमारा इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया अंडर दी कर्व। अच्छा, अब जो पहले सबसे पहले कैलकुलेट करो जो सिंगल PFR है, ये सिंगल PFR है और ये पहला और दूसरा PFR है। पहले जो सिंगल PFR है इसका इंटीग्रल का क्या मतलब, एरिया अंडर दी टोटल कर्व। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो कर्व है, इस पूरे कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है। अब 2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पहले PFR का एरिया ये वाला आ गया, दूसरे PFR का एरिया ये वाला आ गया, दोनों को ऐड करो तो वही का वही बन जाएगा टोटल एरिया, बिल्कुल वही, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि PFRs एक सिंगल के बजाय 2 PFR लगा दो तो हमारे वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के अंदर सेम वॉल्यूम रहता है। क्यों, एरिया अंडर द कर्व जो है वो दोनों का ले लो, बेशक एक सिंगल का ले लो, दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन CSTR के केस में डिफरेंट क्यों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो एरिया अंडर द कर्व नहीं है, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स है। वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। हमने उधर रेक्टेंगल क्यों ली और यहाँ पे हमने इंटीग्रल क्यों लिया, क्योंकि जब हम मोल बैलेंस की डेरिवेशन करते हैं, मोल बैलेंस की डेरिवेशन को हम कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन आती है PFR की वो आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। लेकिन जो हमारे पास CSTR है उसकी अलजेब्राइक इक्वेशन बनती है। तो अलजेब्राइक इक्वेशन का मतलब है कि x इंटू वाई, x इंटू वाई क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व। तो इस वजह से ये जो है ना CSTR के अंदर डिफरेंट आते हैं एरियाज, लेकिन PFR के केस के अंदर बेशक 2 PFR अलग लगाओ या एक सिंगल लगा तो दोनों के एरिया या दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, द फाइनल सीक्वेंस वी शैल कंसीडर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ CSTRs एंड PFRs इन सीरीज। अब ये देखो कि हम एग्जाम्पल है एक एक, कंसीडर द डाइमराइजेशन ऑफ प्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन के डाइमराइजेशन कर रहे हैं किसके अंदर, ओलेफिन्स के अंदर। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, एज शोन इन स्कीमेटिक फिगर 210। ये स्कीमेटिक फिगर दिखाई दिया उसकी कि शुरू में FA0 है, कन्वर्जन 0 है, CSTR के बाद से जब ये निकलता है पहले CSTR से तो X1 कन्वर्जन अचीव हो चुकी थी, FA1 अनरिएक्टेड हमारे पास आ रहा है। अनरिएक्टेड कैसे आएगा, ये जो शुरू में हमने फीड दी थी इसमें से माइनस कर दो FA1 टाइम्स X, तो ये निकल आएगा। उसके बाद दूसरे CSTR के अंदर X2 कन्वर्जन है और तीसरे के बाद X3 कन्वर्जन है और अनरिएक्टेड जो हमारे पास है वो भी हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इस तरह का 3 का हो, पहले तुमने क्या देखा कि 2 PFR वर्सेस सिंगल PFR, 2 CSTR वर्सेस सिंगल CSTR, लेकिन यहाँ पर हम किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, 2 CSTR और 1 PFR। अब क्या होगा, For the sake of illustration, let's assume that the reaction carried out in the reactors in figure 210 follows the same FA0 over minus A versus X curve given by table 2.3। ये जो पिछली एग्जांपल्स के अंदर हमने टेबल दिया था ना, एग्जैक्टली वही टेबल हमने यहाँ पे यूज करना है। The volume of the first 2 CSTRs in series, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो CSTR का होता है वो क्या होता है
कि अगर दो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो एफ ए टाइम्स कन्वर्जन ओवर आर ए वन, और दूसरे के बाद एफ ए जीरो इंटू कन्वर्जन ओवर आर ए टू। लेकिन ये कन्वर्जन कैसे निकलेगी, जो दूसरे के अंदर है कन्वर्जन माइनस पहले की कन्वर्जन माइनस करेंगे तो ये कन्वर्जन आ जाएगी किसकी वाला, सेकंड सी एस टी आर की हमारी। उसके बाद जो हमारा तीसरा रिएक्टर लगा हुआ है वो क्या है हमारा, वो पी एफ आर है। पी एफ आर का एरिया वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, x2 से x3 तक का इंटीग्रल एफ ए ओवर माइनस आर ए डी एक्स। ये हमारी इक्वेशन 213 थी, ये हमने डिराइव ऑलरेडी की हुई है, ये हमने आज के लेक्चर के अंदर ही डिराइव की है, ये ऑलरेडी जो ना हम कर चुके हैं, इसको सिर्फ मॉडिफाई किया है लिमिट्स को और कुछ भी नहीं किया, बाकी एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले पढ़ाए हैं। ये 225 हो गई। अब जो रिएक्टर के वॉल्यूम्स हैं तीनों के अगेंस्ट, ये देखो x1 कन्वर्जन अचीव हुई पहले सी एस टी आर के अंदर, तो कैसे निकलेगा वॉल्यूम, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये एरिया जो है रेक्टेंगल का पहले सी एस टी आर का एरिया, ये जो एरिया आया है हमारे पास दूसरा रेक्टेंगल जो है ये किसका आ गया, दूसरे सी एस टी आर का एरिया। तीसरा क्या था, प्लग फ्लो रिएक्टर, तो ये जो हमारा एरिया अंडर दी कर्व है ये हमारा क्या है, प्लग फ्लो रिएक्टर का वॉल्यूम। द कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्टर वॉल्यूम्स फॉर ईच ऑफ द थ्री रिएक्टर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द शेडेड एरियाज, यानी शेडेड एरियाज को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, ये थी स्कीम कि करना किस तरह है काम, जनरल स्कीम के किस तरह काम करना है। अगर आपने सी एस टी आर का एरिया निकालना है तो ये वाली हाइट कितनी है 20, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मल्टीप्लाइड बाई x1। दूसरे के लिए ये वाली हाइट कितनी है 40 से थोड़ी कम है, मल्टीप्लाइड बाई दिस विड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, तो लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई, लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई। लेकिन पी एफ आर के केस के अंदर एरिया अंडर दी कर्व हो जाएगा हमारा। अब ये एग्जांपल दी हुई है हमें 2.5 द आइसोमेराइजेशन ऑफ ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन था आइसो ब्यूटेन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए जो बताया गया है वो ये कि ये एडियाबैटिकली हुआ है लिक्विड फेज के अंदर। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है, हाँ जी एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स में नहीं पढ़ा था, लेक्चर अटेंड करो कोई तो बता दो। सर हीट कौन सा एनर्जी है, फ्लो नहीं हो रहा है हीट। हाँ, हीट ना तो रिएक्टर के अंदर जाएगी ना रिएक्टर से बाहर आएगी, एडियाबैटिकली करते हैं। डेटा फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन आर गिवन इन टेबल 2.5-1। ये वाला जो डेटा है देखो ये हमें डेटा दिया हुआ है एक्स और आर ए का, एक्स और आर ए कन्वर्जन और रेट ऑफ रिएक्शन, इसका डेटा दिया हुआ है। और साथ में ये उसने बताया हुआ कि पहले रिएक्टर के बाद 20% कन्वर्जन है, पी एफ आर के बाद जो है ना 60 है, और थर्ड जो सी एस टी आर है उसके बाद 65% कन्वर्जन है। अब इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवेंस स्पिल प्लॉट जो होता है उसका जो ना हम डेटा जनरेट करेंगे। जो हमारा एफ ए ज़ीरो है वो कितना है, वही जो कि हम पहले देखकर आ चुके हैं, मेरे ख्याल 4 था या 0.4 था, एक देख लेते हैं अभी। किधर गया, कहीं भी दिया हुआ था यार अभी। एफ ए ज़ीरो फोर था या पता नहीं 0.4 था, एक मिनट।
0.4 है, 0.4 FA0 कितना 0.4 0.4 है जी। ओके, लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल नाउ। ये देखो, ये टेबल हमें दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर क्या है, x है और माइनस आर ए है। हमें लेवेंस स्पिल प्लॉट के लिए क्या चाहिए होता है, FA0 ओवर माइनस आर ए। FA0 कितना है हमारा 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 39 पहली टर्म आ जाएगी, इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी टर्म्स ये कैलकुलेट कर लेनी है, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारा पहला CSTR लगा हुआ है, इसकी अरेंजमेंट भी देख लो, एक CSTR, PFR, फिर CSTR। तो ये देखो, पहले CSTR वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेड्थ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना 0.2 इंटू 0.94, 0.2 इंटू 0.94, यानी ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाई वेड्थ, ये एरिया अंडर कौन सा आ जाएगा, रेक्टेंगल का। और ये 0.2 क्यों लिया है हमने, क्योंकि हमारी जो कन्वर्जन है पहले रिएक्टर के बाद वो कितनी है 0.2, तो 0.2 और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास FA0 ओवर माइनस आ रहा है वो 0.94 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 188 क्यूबिक डेसीमीटर पहले CSTR का साइज आ गया। उसके बाद जो हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर है उसके अंदर कन्वर्जन 0.2 से कहाँ तक पहुंच जाती है, 0.6 तक। तो लोअर लिमिट ये आ गई और अपर लिमिट ये आ गई, तो देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, FA0 ओवर माइनस आर ए इंटू डी एक्स। अब FA0 ओवर माइनस आर ए 60 के अगेंस्ट कितनी है 1.32। लेकिन हाँ एक और चीज़ कि यहाँ पर ये जो हमारा है PFR, इसका वॉल्यूम जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, किस तरह किया था हमने सिम्पसन्स रूल यूज़ किया था, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या किया था, सिम्पसन्स रूल यूज़ किया था। तो सिम्पसन्स 3 पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं, तो जो हमारे पास है x2 माइनस x1, ठीक है, तो ये हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.2 हमारे पास विड्थ आ जाती है एक की। अब x1 कितना है 0.2, इसके अंदर ये 0.2 ऐड करो दूसरा आ जाएगा, फिर दोबारा 0.2 ऐड करो तीसरा आ जाएगा हमारे पास, x3 तक हम पहुंच गए। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है ये ऑलरेडी आप जो है ना न्यूमेरिकल मेथड्स में भी पढ़ा आए हो, और पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने एग्जैक्टली यही फार्मूला पढ़ा था। तो डेल्टा x डिवाइडेड बाई 3, यानी कि h इसको हम कहते हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाई 3 FA0 ओवर माइनस आर ए एट 0.2 प्लस 4 टाइम्स FA0 ओवर माइनस आर ए एट 0.4 प्लस FA0 ओवर माइनस आर ए एट 0.6, यानी कि 60% कन्वर्जन। डेल्टा x हमारा कितना है 0.2, इधर आ गया। FA0 ओवर माइनस आर ए 0.2 के अगेंस्ट 0.94, इसकी वैल्यू हमारी 0.4 पे 0.85 है, और ये वाला 4 ये आ गया, प्लस इसकी वैल्यू 0.6 पे 1.32। इसको सॉल्व करो 380 क्यूबिक डेसीमीटर आ जाता है हमारे पास। अब हम बात करते हैं लास्ट रिएक्टर, वो कौन सा है, सेकंड CSTR। क्या होगा, ये हमने उसके ऊपर जनाब लगा दिया मोल बैलेंस, और उसके बाद यहाँ से V3 की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा FA2 और FA3 उस तरफ चले जाएंगे और माइनस RA3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये V3 आ जाएगा हमारे पास। अब इस V3 के अंदर FA2, ये क्या होगा FA2 यानी अनरिएक्टेड आफ्टर 2, जितना हमारा इनिशियल फ्लो रेट था वो उसमें से जितना रिएक्ट कर गया वो, तो ये हमारे पास अनरिएक्टेड आ जाएगा। इसी तरह जो 3 के अंदर हमारा अनरिएक्टेड होगा वो क्या होगा, इनिशियली जितना हमारा फ्लो रेट था वो माइनस जितना तीसरे तक टोटल रिएक्ट कर गया वो, तो ये अनरिएक्टेड आ जाएगा। तो FA2 और FA3 की जगह ये और ये वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये बन जाएगी। FA0 FA0 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इक्वेशन ये बन जाएगी FA0 ओवर माइनस RA3 x3 माइनस x2, तो ये 2.0 FA0 ओवर माइनस RA3 और ये 0.6 माइनस 0.6, ये x3 और x2
ये हमारे फिगर से ही आ जाता है। ये देखो x3 और x2, x3 और x2, और उसके बाद जो हमारा fa0 ओवर माइनस ra3 वो 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.1 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास 100 क्यूबिक डेसीमीटर का रिएक्टर आ जाता है। For this adiabatic reaction, the three reactors in series resulted in an overall conversion of 65%. The maximum conversion we can achieve is the equilibrium conversion, which is 68% and is shown by the dashed line in figure E25-5। इसका जो लेवल स्पीड प्लॉट है उसके बारे में बात कर रहा है, वो अभी आगे मैं दिखा देता हूँ आपको। कि अब ये देखो कि जो हमारी जो कन्वर्जन आ रही है वो कितनी है, 65% हम अचीव कर रहे हैं। और अगर इक्विलिब्रियम कन्वर्जन थ्योरेटिकली अगर देखी जाए तो वो होती है इसकी 68%, तो सिर्फ 3% का डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब है हम मैक्सिमम कन्वर्जन अचीव कर रहे हैं। अगर एक CSTR लगाया जाए, फिर PFR लगाया जाए, फिर CSTR लगाया जाए। ये देखो ये हमारा क्या है, ये है हमारा लेवेंस-पिल प्लॉट। ठीक है, ये हमारा पहले रिएक्टर का CSTR का हमारे पास जो ना आ गया एरिया, ये एरिया अंडर दी कर्व हमारा दूसरा जो ना हमारा जो PFR लगा हुआ उसका एरिया आ गया, और ये तीसरे का एरिया आ गया। ये तीनों एरियाज हमें क्या दे रहे होंगे, वॉल्यूम। ठीक है, अब ये स्पेस टाइम एंड स्पेस वेलोसिटी, ये जो ना नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमने पढ़ा है इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछो, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं ये बोर्ड पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगर बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ तो थोड़े डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो मुझे अब ये बताओ कि इसके अंदर जो चीज़ नहीं समझ आई वो पूछो। सर ये जो थर्ड रिएक्टर था, हाँ, अभी जो लास्ट में करवाया, इसमें जो V3 का फार्मूला मॉडिफाई किया है ये जरा क्लियर कर दें। ओके जी, V3 का फार्मूला जो मॉडिफाई किया है हमने, ये वाला इसकी बात कर रहे हो ना? जी सर। ओके, अब इसको जो ना मैं ज़रा थोड़ा सा डिटेल से जो है ना जाके बताता हूँ। सिर्फ एक मिनट मुझे चेक करना, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हो रही है। ये देखो कि लास्ट रिएक्टर जो हमारा है वो कौन सा है, सेकंड CSTR है। इसके अंदर मोल बैलेंस जो है वो क्या होगा कि जो वो होता है इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ CSTR। ये पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ आए थे, इसकी समझ है? यस सर। ओके, अब जो ये इन है ये आउट है, ये जनरेशन है, ये चेक करो किस तरह। ये तीसरा है हमारा, ठीक है, इसके अंदर जो इन होगी वो FA2 होगी और जो आउट होगी वो FA3 होगी। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया, इन माइनस आउट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये जो RA3 और V3 है, ये जब इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाओगे तो ये क्या टर्म हो जाएगी, ये नेगेटिव RA3 V3 बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, FA2 माइनस FA3 इज इक्वल टू माइनस RA3 ओवर V3। उसके बाद माइनस RA3 से दोनों साइड पर डिवाइड करोगे तो ये माइनस RA3 आ गया, FA2 माइनस FA3 एज इट इज आ गया, ये हमारे पास V3 आ गया। ये बताओ कि ये समझ आया है स्टेप कि ये कैसे आया? ओके, अब उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि ये FA2 और FA3 ये कहाँ से निकालें, ऐसे ही है ना। अब सबसे पहले FA2 की बात करते हैं कि FA2 हमने कैसे फाइंड करना है। ये देखो FA2 कौन सा है, जो यहाँ पर स्ट्रीम आ रही होगी। ये देखो ये हमारी जो शुरू वाली है ना, ये है FA0 जो कि टोटल रिएक्टेंट है हमारा, कुछ भी नहीं है, प्योर रिएक्टेंट है। इसके अंदर आया 20% रिएक्ट कर गया, बाकी रिएक्टेंट 80% बच गया, वो इस स्ट्रीम के अंदर मौजूद है FA1 के अंदर। ठीक है, अब इस FA1 को
हम इसके अंदर डाल देते हैं PFR के अंदर, यहाँ से ये 60% टोटल कन्वर्जन हुई, 40% अभी भी अनरिएक्टेड आ रहा है FA2 में, ठीक है। तो वो FA2 जो यहाँ पर है वो कैसे आएगा हमारे पास, कि यहाँ पर कितना अनरिएक्टेड अभी बचा हुआ है, ए हमारा रिएक्टेंट है, कितना रिएक्टेंट हमारा इस स्ट्रीम के अंदर मौजूद है वो कैसे निकालेंगे। जो शुरू में हमारी स्ट्रीम थी वो माइनस टोटल कितना रिएक्ट हो चुका यहाँ तक, शुरू माइनस टोटल कितना रिएक्ट हो गया, वो क्या बन जाएगा, अनरिएक्टेड। तो ये यहाँ पे किया हुआ है हमने कि कितना अनरिएक्टेड है, शुरू में से जो 2 तक टोटल रिएक्ट कर रही है वो माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, अनरिएक्टेड एट आफ्टर 2, ठीक है। इसी तरह FA3 की अगर बात करें वो क्या होगा कि तीसरे रिएक्टर के बाद जो अनरिएक्टेड है वो कितना है, शुरू में जितना भी हमने A इंट्रोड्यूस करवाया था वो, उसमें से तीसरे रिएक्टर के बाद तक टोटल जितना रिएक्ट कर गया वो माइनस कर दो तो अनरिएक्टेड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये FA2 की वैल्यू FA0 माइनस FA0 x2 यहाँ पे पुट कर दो, ये आ गया। इस FA3 की जगह ये FA3 की ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो FA0 माइनस FA03 x3 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये FA0 और ये FA0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारे पास ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा FA0 x2 प्लस FA0 x3, यानी x3 वाली टर्म पॉजिटिव है और x2 वाली क्या है, नेगेटिव है। हम क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले, ये सॉरी माइनस कॉमन लेने के बजाय इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये टर्म चूंकि पॉजिटिव हो गई ना, माइनस इंटू दिस माइनस, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं, वो क्या बन जाएगा, FA0 x3 माइनस FA0 x2। अब इस टर्म के अंदर भी इस टर्म के अंदर भी FA0 कॉमन है, ये बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा, FA0 ओवर माइनस RA3, FA0 ओवर माइनस RA3 इंटू x3 माइनस x2 इंटू x3 माइनस x2। अब ये देखो कि x3 और x2, x3 x2 x3 x2 यानी कि 0.65 माइनस 0.6, 0.65 माइनस 0.6, FA0 ओवर माइनस RA3, FA0 ओवर माइनस RA3, FA0 ओवर माइनस RA। ये देखो कितनी टोटल कन्वर्जन हो रही है, 65, यानी कि 0.65। तो 0.65 के अगेंस्ट FA0 ओवर माइनस RA कितना है, 2। तो ये 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 0.1 क्यूबिक मीटर या 100 क्यूबिक डेसीमीटर आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है जी? अब यस सर, ये क्लियर। मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, हुकुम। सर CSPR को हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर जो सिंगल PFR का एरिया भी उससे कम है तो हम बीच में 2 CSPR क्यों लगा रहे हैं? बीच में क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सर अभी हमने आखिरी को पढ़े 3, एक मिनट, लगा हुआ 2 CSPR लगाए हुए हैं। इसकी बात कर रहे हो? जी देखो अभी जो ना हम आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे कि ये जो हमारी अरेंजमेंट होती है ना, ये जरूरी नहीं है कि जो ना आप जो है ना 2 CSPR पहले लगाओ फिर PFR लगाओ तो फिर ज्यादा कन्वर्जन और जो ना थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होगा, या पहले लगाएं और इसको बाद में लगाएं तो ज्यादा चाहिए होगा। ये केस टू केस वेरी करता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन हर किसी का डिफरेंट होगा, फीड रेट हर किसी रिएक्शन का डिफरेंट होगा, हर इंडस्ट्री का डिफरेंट होगा, तो उसकी बेस पर ये कैलकुलेशंस करके पता लगाया जाता है। यानी ये नहीं होता कि ये प्री डिफाइंड होती है, पहले से नहीं पता होती हमें। हम क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री हमें कह देती है कि जी हमने फीड रेट इतना रखना है, और फिर हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगवा लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। ये 2 काम हम ले लेते हैं। कौन से 2 काम,
कि इंडस्ट्री से पता करते हैं कि कितना आपका फ्लो रेट होगा फीड का, ये चीज़ पता कर ली। लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके RA निकाल लेते हैं हम। अब FA0 और RA और कन्वर्जन की बेस पर हम लेवेंसपिल प्लॉट बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहली अरेंजमेंट, पहले PFR फिर 2 CSTR, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक CSTR, एक PFR, एक CSTR, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 CSTR, एक PFR, यानी मुख्तलिफ सिनेरियोज हम जो ना स्टडी करते हैं। उसके बाद हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ये पता लगाते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। ये नहीं होता कि जो ना बुक के अंदर ये दे दिया तो बस हर पूरी दुनिया के अंदर बार बार यही इस्तेमाल होना है। ये केस टू केस वेरी करेगा। क्यों? किसी इंडस्ट्री के अंदर ये फीड रेट मुख्तलिफ होगा, रिएक्टेंट मुख्तलिफ होगा, रिएक्टेंट मुख्तलिफ होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा। जो हमारी प्रोसेस स्ट्रीम की कंडीशंस होती हैं कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, उन टेम्परेचर प्रेशर की वजह से ये RA चेंज होना है। तो अभी जब आप चैप्टर 3 में जाओगे ना तो कहानी मज़ीद तब्दील हो जाएगी। तो ये जो डिसीजन होता है कि किस सीक्वेंस के अंदर लगाने हैं रिएक्टर्स, ये अगला टॉपिक अभी आना है जो कि हम पढ़ेंगे। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। सर आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि जो इससे हमने सीरीज में पढ़ा ना, क्या ये पैरेलल में भी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इसके लिए क्या इक्वेशन इस तरह रहेगी और चेंज हो जाएगी? देखो, बेसिक इक्वेशन जो है ना डिजाइन हर रिएक्टर की वो एक ही है, वही लगनी होती है। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर कन्वर्जन हो गई, वो हर किसी की अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट लगेगी कन्वर्जन। ठीक है, FA/RA। देखो आपने सिर्फ ये कैलकुलेट करना होता है कि एक रिएक्टर के अंदर FA0/-RA की वैल्यू क्या है और कन्वर्जन क्या है। मेन चीज़ें यही दो चाहिए हैं आपको। फिलहाल तक की कैलकुलेशंस जो हमने की है यही दो चीज़ें चाहिए आपको। ठीक है, क्यों? इसी से लेवेंसपिल प्लॉट बनाते हो आप अपना। तो जो पैरेलल वाली अरेंजमेंट भी होती है इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा भी है कि आप जो है ना पैरेलल रिएक्टर्स लगाते हैं तो आपके पास एफिशिएंसी ज़्यादा आ रही होती है। उस तरह के केस भी देख लेंगे आगे आगे आनी है ये चीज़ें भी। और हाँ जी, एक कंफ्यूजन है। हाँ जी, कौन सी कंफ्यूजन? सर CSTR में एरिया ज्यादा आता है, PFR में एरिया कम आता है, तो हम फिर भी CSTR में क्यों यूज कर रहे हैं? PFR क्यों यूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है ना हम अभी जो बता रहा हूँ कि अभी जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यही देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाज़ों का ऐसा भी होता है कि वॉल्यूम ऑफ CSTR इज लेस देन PFR, ऐसा भी होता है हमारे पास। तो आगे चल के हम दिखाएंगे आपको। तो जो आपके जहन में चल रहा है ना क्वेश्चन, देखो आपका क्वेश्चन नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जी जो ना जब PFR का वॉल्यूम ही थोड़ा है तो CSTR को तो इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कि कई जगहों पे CSTR ज़्यादा अच्छा काम कर रहा होता है। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा यार, एक और काम, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बाई नेम यहाँ पे आए हुए होते हैं, जैसे हामिद इम्तियाज आया हुआ है। ये आपने अपना ईमेल आईडी नहीं बनवाया हुआ है जो कफ्यूट वाला है? हामिद इम्तियाज सर सबको गिवन है। तो फिर ये प्राइवेट ईमेल से क्यों लॉगिन होते हैं ये लोग? सर पिछले सेमेस्टर में तो इसी यूनिवर्सिटी के ईमेल से जा रहे थे। नहीं तो ये देखो ना, ये इस तरह ना करो। ये जो ना नेक्स्ट टाइम से मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। अपने जो ऑफिशियल ईमेल्स हैं यूनिवर्सिटी वाले उससे लॉगिन हुआ करो। नहीं तो फिर मैं दूसरा काम ये करूँगा कि मैं जो इनविटेशन है लेक्चर की वो गूगल मीट, गूगल कैलेंडर के अंदर जो है ईमेल जो एड्रेस डालूंगा सिर्फ वही अटेंड कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं अटेंड कर सकेगा।
इसलिए अपने जो यूनिवर्सिटी के ईमेल आईडीज़ हैं वो बाकी सबका ठीक है, सिर्फ ये हामिद इम्तियाज़ और नसर इकबाल तुम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस? एनीवेज ये लेक्चर क्लियर हो गया आपका? सर सॉरी वो गलती से ना सेटल हो गए। वालेकुम सलाम। और यार हामिद इम्तियाज़ तुम तो अच्छे इंसान हो, अच्छे बच्चे हो। आवाज कम होती है इसलिए लैपटॉप से भी किया हुआ था, तो वहाँ पे निकली होगी ना, बड़ी दिक्कत जाए। यार बेशक मोबाइल हो बेशक लैपटॉप हो, आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन हो सकते हो, उसी से हुआ करो जो आपका ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वाला है, यूनिवर्सिटी वाले से हुआ करो। ओके ये लेक्चर क्लियर है आज का? अब ये अगला लेक्चर हमने पढ़ना है और ये चैप्टर हमारा दी एंड हो जाएगा, चैप्टर 2, ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है ये, उसके बाद जो है ना हम कोई क्विज या उस तरफ भी मूव करते हैं। तो ये अब तैयारी शुरू कर दो, पहले 2 चैप्टर्स की टिका के बेहतरीन तैयारी करनी है, ठीक है? वालेकुम सलाम। ये लेक्चर प्लीज भेजेगा, नेट का इशू था और लाइट भी नहीं थी तो लेक्चर नहीं सही तरीके। यार ये जो है ना मैं रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है? इसको जो है ना मैं इंशाल्लाह वो कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है? हमारा लेक्चर रमजान में हमको रमजान के बाद यार ये तो अभी यूनिवर्सिटी में कोई डिस्कशन ही नहीं है इसके ऊपर कि कब होने कब नहीं होने। अभी तो आपका जो है ना 6 लेक्चर पूरे नहीं हुए और आप जो है ना अभी मिड टर्म की बात कर रहे हो, वो जब आएगा पता चल जाएगा आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी हो गई है भाई आपकी अटेंडेंस, स्क्रीनशॉट। वालेकुम सलाम। सर वो बुक्स तो एलएमएस पे अपलोड कर दें क्योंकि मेरे भाई ये एलएमएस पे अपलोड हुआ है, सारा मटेरियल अपलोड हुआ है। 1 मिनट जरा होल्ड करो, मैं आज आपको बल्कि जो ना दिखा दूँ। मैं अभी आपको क्या चीज़? अटेंडेंस यार मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए, लग जाएगी। मैं आपको जो है ना स्क्रीनशॉट दोबारा से वो क्या कहते हैं दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है ना मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखो ये शेयर हो रहा है आपके साथ अब वेब पेज LMS वाला, ठीक है? इसके अंदर ये रहा आपका CAN 3102। इसके अंदर ये देखो, ये जो रेफरेंस है ये क्या है? ये बुक ही तो है, ये अपलोड की हुई है ऑलरेडी, ठीक है ना? इसी तरह जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो भी अपलोड हुई हैं, ये देखो। और अगर कोई एक्सेल की या कोई जो है ना वो फाइल है दूसरी प्रोग्राम फाइल, वो भी अपलोड हुई है, ये लेक्चर स्लाइड्स भी अपलोड हुई हैं, ठीक है ना? तो ये अपलोडेड है इसके ऊपर, LMS के ऊपर ऑलरेडी, ठीक है जी? ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।